भारत की टीम इस वर्ल्ड कप को जीतने से कहां चूक गई और यह वर्ल्ड कप हमारे लिए एक टीचर यानी एक शिक्षक की तरह क्यों बन सकता है। इस वर्ल्ड कप ने हमें 5 बड़ी बातें सिखाई हैं, जिनमें पहली बात यह है कि इस टूर्नामेंट की जो बेस्ट टीम थी वो 19 नवंबर 2023 के दिन की बेस्ट टीम से वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई। यानी हमारी जो टीम थी वो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी, लेकिन रविवार का दिन 19 नवंबर का दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम का था। 19 नवंबर 2023 के दिन ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली, इसलिए टूर्नामेंट की बेस्ट टीम 19 नवंबर की बेस्ट टीम से हार गई। दूसरी और सबसे अच्छी बात यह है इस बार कि हमारी टीम की और हमारे खिलाड़ियों की कोई आलोचना नहीं कर रहा। यह एक बिल्कुल नई बात है जिसे हम एक शुभ समाचार की तरह देख सकते हैं। इससे पहले जब भी भारत की टीम किसी टूर्नामेंट के फाइनल में हारती थी, कोई भी बड़ा मैच हारती थी, तो सबसे पहले टीम के खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाता था, उनकी ट्रोलिंग होती थी, लोग उनके धर्म पर सवाल उठाते थे और लगातार उनका अपमान करते थे और उनके परिवारों की ट्रोलिंग होती थी। लेकिन इस बार यह एक बड़ा बदलाव आया है, जब देश के लोग वर्ल्ड कप में मिली हार से तो निराश हैं, लेकिन वो अपने खिलाड़ियों से निराश बिल्कुल नहीं है और भारत के लोगों में अपनी टीम को लेकर इस समय कोई क्रोध नहीं है। तो लोग निराश तो हैं, लेकिन टीम को लेकर क्रोधित नहीं है। यह एक बिल्कुल नई बात इस बार देखने को मिली है। तीसरी बात, इस हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बहुत सारे लोग जिम्मेदार मान रहे हैं और इस पर भी अब हमारे देश में एक नई तरह की राजनीति हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर फाइनल का यह मैच अहमदाबाद की जगह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया होता या कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया होता तो शायद भारत की टीम ये वर्ल्ड कप जीत जाती। लेकिन सोचिए, जब इसी वर्ल्ड कप में और अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने पिछले महीने पाकिस्तान को हराया था, तब स्टेडियम को लेकर किसी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। लेकिन आज ये स्टेडियम एक विलेन बना हुआ है और इसकी 2 वजह है। पहली वजह यह कि यह स्टेडियम गुजरात में है, जो प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है, और दूसरी जो इससे भी बड़ी वजह है वो है इस स्टेडियम का नाम, जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर है। यह स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहलाता है और इसीलिए भारत के जो खास तौर पर विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इस हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो स्टेडियम है इसे निशाना बना रहे हैं और उनकी मौजूदगी को भी निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश के विपक्ष के कुछ नेता और एक खास वर्ग के लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस मैच को देखने के लिए गए क्यों। उनकी मौजूदगी की वजह से, उनके जाने की वजह से ही टीम हार गई और उन्होंने इस मैच में जो आम लोगों के बीच में जब उन्होंने ये मैच देखा तो ये आरोप लगा रहे हैं कि वो मार्केटिंग कर रहे थे और अब विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री मोदी की भी ट्रोलिंग कर रहे हैं, ये कहकर कि हार इनकी वजह से हुई है। अब इस हार से यह सीख मिलती है कि वर्तमान को बीती हुई सफलताओं से जीता नहीं जा सकता और हर मैच नया होता है और अगर आप कुछ मैच लगातार जीतते हुए चले भी आ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अगला मैच भी आसानी से जीत जाएंगे। आपके लिए हर मैच नया होता है और हर मैच को पुरानी सफलताओं को भुलाकर नए सिरे से खेलना चाहिए और तभी जीत हासिल होती है। अंग्रेजी में कहावत भी है और क्रिकेट के मामले में भी लोग कहते हैं कि यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट मैच, यानी आप उतने ही अच्छे हैं जितना कि आप अपने आखिरी मैच में खेले थे। और ऐसा लगता है कि भारत की जो टीम थी लगातार एक के बाद एक मैच तो खेलती जा रही थी, लेकिन यह मैच अलग था। इस मैच में इसलिए भी हारे क्योंकि यहां सवाल स्किल का नहीं था। बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि वो टीम जो लगातार अजेय थी, जो एक भी मैच हारी नहीं वर्ल्ड कप में, वो इतनी आसानी से कैसे हार गई। क्या उन्हें खेलना नहीं आता या क्या समस्या थी या पिच खराब था। तो बात हम ये कहना चाहते हैं आज यहां कि ये स्किल की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे खिलाड़ियों के पास स्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्हें खेलना नहीं आता, ऐसा नहीं है कि उनका बल्ला क्यों नहीं चल रहा था, उन्हें वो जानते नहीं है कि कैसे शॉट्स खेलने हैं या उन्हें गेंदबाजी नहीं आती। बात स्किल की नहीं थी, बात साइकोलॉजिकल थी। स्किल और साइकोलॉजी ये 2 बड़ी चीज थी। स्किल तो है हमारे पास, लेकिन हम साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से हारे, हम साइकोलॉजी की वजह से हारे। हम मैदान पर नहीं हारे, हम दिमाग में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बना हुआ था हम वहां पर हारे। इस पिच पर नहीं हारे,
लेकिन दिमाग पर जो एक पिच था, उम्मीदों का पिच, करोड़ों दर्शकों के प्रेशर का, उनकी उम्मीदों का जो प्रेशर था उसका पिच, और जो हमने इसे इतना बड़ा भव्य बना दिया था उसका प्रेशर। इस हार में दर्शकों के लिए भी एक सीख है, और वो ये कि खेल को खेल के तौर पर लीजिए और अपनी उम्मीदों को मैनेज करना सीखिए, यानी अपनी उम्मीदों का प्रबंधन करना सीखिए। हमारे देश में लोग, जैसा कि मैंने अभी कहा, हमारे देश में लोगों ने भारत के फाइनल में पहुंचने को और इस फाइनल के मैच को इतना बड़ा बना दिया था, इतना जबरदस्त हाइप पैदा कर दिया था कि हमारे जो खिलाड़ी थे, स्किल तो था लेकिन साइकोलॉजी की वजह से वो इसका मुकाबला नहीं कर पाए। आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम सर्वश्रेष्ठ टीम थी, लेकिन कल जब हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड कप हारे तो इन खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां खुद जाकर इनसे मिलकर एक नई उम्मीद दी। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम के सभी खिलाड़ियों से स्टेडियम में उनके ड्रेसिंग रूम में जाकर मुलाकात की मैच के बाद, और उन्हें गले लगाकर उन्हें ढांढस बंधाया। और एक अच्छे नेता की यही पहचान होती है कि वो मुश्किल घड़ी में, मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा होता है और उन्हें बिल्कुल नई उम्मीद देता है। ये तस्वीरें आपको खुद बता रही हैं। आज जब विपक्ष के बहुत सारे नेता और हमारे देश का एक खास वर्ग इस हार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ट्रोलिंग कर रहा है, तो हम इन लोगों से कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब इस मैच को देखने आए तब भारत ये मैच हार रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो वापस भी लौट सकते थे, चाहते तो आते ही नहीं, या मैच खत्म होने के बाद भी वहां से चुपचाप जा सकते थे। लेकिन उन्होंने एक परिवार का मुखिया होने के नाते, जैसे हमारे मुखिया होते हैं परिवार के, जैसे घर का कोई बुजुर्ग होता है, ठीक उनकी तरह टीम से उन्होंने मिलने का फैसला किया। यह उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं था। टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर उनसे मिलने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का नहीं था। यह अचानक उसी समय बना जब उन्हें लगा कि भारत की टीम हार गई है और इस समय खिलाड़ियों को उनके ढांढस की, उनके हौसले की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने अचानक यह फैसला किया कि अब वो ड्रेसिंग रूम में जाएंगे और खिलाड़ियों से मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह पता लगाना संभव हो गया है कि किस व्यक्ति को कब और कितनी उम्र में हार्ट अटैक आ सकता है। वैसे तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसकी बदनामी ज्यादा हो रही है और लगातार इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे भी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडी में ऐसे लगभग 40,000 लोगों को शामिल किया गया जो सीने में दर्द की शिकायत और हृदय संबंधित बीमारियों की वजह से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए थे, और इस दौरान उनका सीटी स्कैन हुआ था। इन सभी लोगों के सीटी स्कैन से जुड़ा यह डेटा एक एआई टूल में फीड किया गया, और फिर औसतन 2 वर्ष और 7 महीने तक इस स्टडी में शामिल होने वाले हर व्यक्ति की निगरानी की गई, यानी सुपरविजन किया गया, स्टडी किया गया, और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी का एआई टूल की मदद से लगातार अध्ययन किया गया। उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इस सारी बातों का अध्ययन हुआ, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। बड़ी बात यह है कि स्टडी के बाद मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा बताया, वो नतीजे काफी हद तक सही निकले, और यह पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 1 दशक पहले ही, यानी 10 साल पहले ही इस बात का अनुमान लगाना संभव हो जाता है कि किस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, किस व्यक्ति को नहीं आ सकता, और यह हार्ट अटैक कब आ सकता है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि इस प्रयोग से हार्ट अटैक से होने वाली 20% मौतें और हृदय रोग से होने वाली 8% मौतें कम की जा सकती है, और बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है, और यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरी दुनिया में हृदय रोग और हार्ट अटैक से हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग मर जाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, पूरी दुनिया में 2 करोड़ लोग हर साल मारे जाते हैं हृदय रोगों की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, और इन मौतों में भी हमारा देश नंबर 1 पर है, यानी हार्ट अटैक के मामले में और हृदय रोगों के मामले में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। अगर इस मामले में कोई वर्ल्ड कप होता तो हम हर साल ये वर्ल्ड कप का फाइनल बड़े आसानी से जीत लेते। क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो हम नहीं जीत पाए, लेकिन हृदय रोगों का अगर वर्ल्ड कप होगा, हार्ट अटैक का अगर वर्ल्ड कप होगा, तो यकीन मानिए हम सारे मैच जीतेंगे और फाइनल भी जीतेंगे और हर साल जीतेंगे, क्योंकि हार्ट अटैक्स के मामले में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। भारत में हृदय रोगों से हर साल लगभग
35 लाख लोग मर जाते हैं, 35 लाख। और इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें यह पता ही नहीं होता कि उन्हें हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है, वो जानते ही नहीं है कि उनके हृदय में कोई परेशानी है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई जिससे यह पता चला कि भारत में 18 करोड़ 80 लाख लोग, 18 करोड़ 80 लाख लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लेकिन इनमें से 63% लोग यानी 11 करोड़ 80 लाख लोग तो इसके बारे में जानते ही नहीं कि उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। आप अंदाजा लगाइए। और यही वजह है कि भारत में हृदय रोगों से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनमें से 62% लोग ये जानते ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है। भारत में अगर हार्ट अटैक से होने वाली मौतों को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाती है तो अनुमान है कि हर साल भारत में इससे 3.5 से 4 लाख लोगों की जान बचाई जा सकेगी। फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों में ऐसी स्टडीज चल रही हैं जिनमें ऐसे मोबाइल ऐप्स विकसित करने की कोशिश हो रही है जो लोगों के वाइटल ऑर्गन्स के जो साइंस हैं, वाइटल साइंस से जो संकेत मिलते हैं, जो इशारे आपकी जो बॉडी है वो करती है, उसे ये ऐप्स भांप लेंगे और फिर वो आपको बीमारियों का रिस्क स्कोर बता सकेंगे। आपने नोट किया होगा कि हमारे देश में छोटी छोटी बातों पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन आज हम आपको प्रदूषण के बीच प्रकृति की पूजा के सबसे बड़े त्योहार की कुछ निराशाजनक तस्वीरें दिखाएंगे। जिस यमुना नदी का उल्लेख रामायण में है, आज उसी यमुना नदी में चारों तरफ प्रदूषण के झाग तैर रहे थे। और दुख की बात यह है कि इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं यमुना नदी के इसी दूषित पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही थी और छठ का यह त्योहार मना रही थी। छठ को सूर्य की उपासना का महापर्व कहा जाता है, जिसमें लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन सोचिए, दूषित हवा, दूषित जल, दूषित स्थान पर सूर्य की उपासना और प्रकृति की पूजा आखिर कैसे हो सकती है? और क्या यह हमारे त्योहारों का और हमारे भगवानों का भी अपमान नहीं है? आज क्या किसी का अपमान नहीं हो रहा? अलग अलग मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, जब पांडवों ने अपने राजपाट के साथ अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को भी गंवा दिया था। और यह वही इंद्रप्रस्थ था जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। उस समय पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाने के लिए द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था, जो बाद में सफल रहा। लेकिन सोचिए, आज उसी दिल्ली में छठ पूजा का पर्व इस तरह से यमुना नदी के प्रदूषण वाले, गंदे और झाग वाले पानी के बीच मनाया गया। और जब ये महिलाएं यमुना नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दे रही थीं, उस समय वायु प्रदूषण इतना ज्यादा था कि सूरज जहरीले धुएं के काले बादलों में कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। और यह सब कुछ उस पर्व पर हुआ जो प्रकृति को समर्पित है। अब आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 41 मजदूरों को जो सुरंग में फंसे हुए हैं उनके बारे में हम खबर बताएंगे, क्योंकि ये 9 दिन हो गए हैं इनको फंसे हुए। उन्हें बचाने के लिए एक साथ कई एजेंसियां अभियान में इस समय जुटी हुई हैं। इस बचाव अभियान की तस्वीरें पिछले एक सप्ताह से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आज वहां का कुछ अलग ही नजारा सामने आया, जिसकी हम आपको आज 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये वहां की पहली तस्वीर है। आज सुरंग के बाहर एक छोटा मंदिर स्थापित किया गया और वहां पूजा की गई। असल में इतनी कोशिशों के बाद भी मजदूरों को बाहर निकालने में नाकाम रहने से लोगों का भरोसा अब टूटता जा रहा है और यहां के लोगों को लग रहा है कि यह दुर्घटना शायद भगवान का ही कोई प्रकोप है। वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस स्थान पर यह टनल, यह सुरंग बन रही थी, उसके ऊपर जंगल में एक मंदिर था और इस कंपनी ने 4 साल पहले यह टनल बनाना शुरू किया तो पास में एक मंदिर बनाने का वादा भी किया था और यह वादा पूरा नहीं हुआ। और कुछ समय पहले गांव वालों के बनाए एक छोटे मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। इसके बाद यह दुर्घटना हुई है। अब आज फिर से सुरंग के द्वार के बाहर एक मंदिर का निर्माण किया गया और यह मंदिर अब वहां पर इस स्थिति में मौजूद है और अब इस मंदिर के जरिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। और इसी टनल से आज एक और नई तस्वीर आई है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स भी अब यहां पर पहुंच चुके हैं।
आज इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन यानी आईटीए के अध्यक्ष आर्नोल्ड डिक्स भी यहां पर पहुंच गए हैं। आज उन्होंने काम शुरू करने से पहले इस टनल के बाहर रखे गए इस मंदिर के सामने अपना सिर भी झुकाया। साइंस की दुनिया का एक जाना माना एक्सपर्ट आज भारत में एक मंदिर के सामने नतमस्तक हुआ। ये कितनी बड़ी बात है और ये एक बिल्कुल नई तस्वीर है।